ठीक हो गया। चलें, सो न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टार्टिंग में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, देखो उसने ये इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, मास एनर्जी इक्वेशन गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अच्छा, पहले तो याद करो एक चीज कि ये जो एनर्जी है E इज इक्वल इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², इसमें E इज द एनर्जी, m is the mass and c is the speed of electromagnetic radiations। ठीक है, अब असल बहस ये है कि ये मास किस चीज का है और बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, जरा आप इसको समझें, कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। चलो मैं बिल्कुल बेसिक्स से बात स्टार्ट करता हूं। अच्छा, पहले तो सपोज करो तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन, सबको न्यूक्लियॉन का मतलब पता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। सो अगर मैं आपसे कभी भी कहता हूं ना न्यूक्लियॉन्स, तो ये है पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। और पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस कौन कौन से होते हैं? दैट इज, ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, द पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, अब एग्जाम्पल, मेरे पास 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, जब ये अलग अलग होते हैं ना, सपोज करो वी हैव 11 सेपरेट प्रोटॉन्स एंड 12 सेपरेट न्यूट्रॉन्स, तो इसके लिए एक सादा साइंटिफिक वर्ड यूज होता है, हम कहते हैं अनबाइंडेड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी ये एटम के अंदर नहीं है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि सपोज वी हैव 11 separate protons and 12 separate या आइसोलेटेड भी कह सकते हैं इनको, आइसोलेटेड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो जब आप इसके लिए ज्यादा बेहतर वर्ड यूज करेंगे, दैट इज वालेकुम अस्सलाम, अनबाइंडेड न्यूक्लियॉन्स, इसको कहते हैं अनबाइंडेड, या और ज्यादा बेहतर वर्ड है और आइसोलेटेड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अच्छा, इनका जो मास है एंड देयर मास एंड द टोटल मास ऑफ देम इज m1। सपोज करो हमने इनके टोटल मास को कह दिया m1, दायर हम सपोज ही कर सकते हैं। सो 11 प्रोटॉन हैं और ये 12 न्यूट्रॉन है, और हमने कहा कि ये वी हैव इनका जो टोटल मास है वो m1 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अगर ये 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन बाइंड होके न्यूक्लियस बन जाते हैं, देखो न्यूक्लियस बेसिकली इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, तो व्हाट रियली हैपेंस इज दे बाइंड इनटू अ न्यूक्लियस। सो हम ये कहते हैं ये 11 प्रोटॉन और ये 12 न्यूट्रॉन ये आपस में बाइंड्स इनटू अ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस के अंदर ना, तुमने कभी ये सोचा कि न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन्स होते हैं, वो इकट्ठे कैसे होते हैं? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को तो रिपेल करना चाहिए ना, बट दे ऑल स्टिल एग्जिस्ट टुगेदर, तो कोई ना कोई बाइंडिंग होगी ना उनके बीच में जो उनको जोड़े रखती है। तो हम ये कहते हैं दे बाइंड्स इनटू अ न्यूक्लियस। अच्छा, दैट इज, हम वो कहते हैं वो न्यूक्लियस किसका है? सोडियम का। सोडियम का आपको याद है, अब आपने केमिस्ट्री में सुना होगा 2311। 2311 का मतलब क्या होता है? इसके प्रोटॉन्स कैसे निकलते हैं? 23 माइनस 11, तो 12 प्रोटॉन और 11 जो है 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन, तो ये 11 इसके प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो ये बन जाएगा इनटू सोडियम 23। अच्छा सर, अब इसका मास हमने क्या किया था?
इसका मास हमने कहा था m1, और जब आप इस न्यूक्लियस का मास निकालेंगे तो सपोज कहते हैं m2, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जब ये सोडियम के साथ ये न्यूक्लियस में बाइंड हो जाता है ना, तो उसका मास कम हो जाता है। The mass of the nucleus will be lesser than the mass of separate nucleons. ठीक, अब कहाँ गया भाई वो मास? वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। सो पहले इसके अंदर, पहले तो ये जो डिफरेंस इन मास है ना, इसको कहते हैं मास डिफेक्ट। सो डिफरेंस इन मास of separate nucleons and the nucleus is called the mass defect. mass defect। तो इस केस में अगर आपको मास डिफेक्ट निकालना होगा, मास डिफेक्ट, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे m से, मास डिफेक्ट। तो इस केस में एक सेकंड रुक जाइएगा, मास जो मुझे कैलकुलेट करना है वो कैसे होगा, m1 माइनस m2। याद रखो m1 ग्रेटर होगा हमेशा, सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मास ग्रेटर होगा न्यूक्लियस के मास से। अब सवाल ये, पहले बात पूरी करने दो फिर I'll take your question। अब सवाल आपके ज़हन में आएगा, आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करना है ना? अच्छा एक मिनट रुक जाएं। सवाल ये आएगा यार ये मास गया कहाँ? तो कोई और पार्टिकल नहीं बनता, तो पहले तो जाहिर अप्रोच ये होगी कि यार कोई और चीज तो नहीं बन गई कि वो मास फूट के कोई और चीज बन गया हो। बट हमने बहुत जाहिर है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर करके हमने देख लिया नहीं, कोई और चीज नहीं बनती। अगर कोई चीज बनती है ना तो एनर्जी बनती है। तो अब आइंस्टाइन ने ये एनर्जी, ये सिचुएशन दी थी, दिस मास जो डिक्रीज इन मास है ना, चेंज इन मास कन्वर्ट्स टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। जब तुम उसमें m की वैल्यू पुट करोगे ना, और c की वैल्यू तो स्पीड होती है 3 × 10⁸, जब स्पीड तुम पुट करोगे तो एग्जैक्टली वही एनर्जी कैलकुलेट होगी जो यहाँ एमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर द डिक्रीज इन मास, द चेंज इन मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, द चेंज इन मास is converted to energy which can be calculated by, converted to energy, ठीक है, which can be calculated by E is equal to mc²। ठीक है, इसके अंदर m क्या है, m is the mass defect, mass defect, and c क्या है, is equal to 3 × 10⁸, अच्छा मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ रेडिएशन होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। जी सर बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप पूछे सर? यही तो मास एनर्जी कन्वर्जन है, यही तो आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस कराया था कि मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। देखिए इससे पहले ना न्यूटोनियम फिजिक्स क्या कहती थी, न्यूटन का कॉन्सेप्ट ये था मास इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, सालों तक हमें पढ़ाया गया था कि मास जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता एनर्जी, बट जाहिर है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, अब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो ये ब्लैक होल वगैरह की पूरी थ्योरी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, इट्स अ मैटर एंड एंटी मैटर, जब दो चीजें मिलती हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिंपल बात ये है, अभी हम आगे जाके उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो बस जब भी मास चेंज हो जाए ना, मतलब चेंज हो जाए ऐसा मतलब है कि किसी और मास में ना कन्वर्ट हो, तो फिर उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मास एनर्जी। सो हेंस सेड, एक सेकंड भाई, हेंस वी से मास एंड एनर्जी आर कंजर्व, खाली मास नहीं खाली एनर्जी, हेंस मास डैश एनर्जी आर कंजर्व्ड। तो टिल कोई नई थ्योरी निकल आए कि भाई वो किसी और भी चीज में चेंज हो सकता है, हम कहते हैं मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है,
अच्छा वाइस वर्सा भी हो सकता है वैसे, ठीक है। एनर्जी मास में भी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, अभी तक हम उस तक पहुंच नहीं पाए हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाए। वी डोंट रियली सी दैट हैपनिंग, बट ये पॉसिबल है। बोलिए सर। हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो एनर्जी निकलती है ये वही एनर्जी है। जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस है ना, आपने बचपन से सुना है ना, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ये वही एनर्जी है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी है, लेकिन इसका हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, होती है न्यूक्लियर एनर्जी है। चलें सर, ये हर चीज पे अप्लाई हो सकता है, एवरी, जब भी आप दोनों जोड़ेंगे न्यूक्लियॉन्स में तो ये हर एक में ऐसा, बस अब ये फिक्स बात है, पक्का 100% तय रूल है, तो रूल बन चुका है अब। चलो बहरहाल, अब ये थ्योरी थोड़ी है। एनीवेज, सबको पहले बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया और मास इफेक्ट का समझ में आया। अच्छा सर, अब जरा उल्टा करें, अगर सर, अगर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, अगर आप इसको तोड़ें तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना सर। न्यूक्लियस को अगर आपको तोड़ना है तो देखो, अब हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी की। अभी मैं बाइंडिंग एनर्जी दिखाता हूं। अगर आप न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है ना, उसको कहते हैं बाइंडिंग। हालांकि यानी अजीब सी बात है, उसको कहना अनबाइंडिंग चाहिए, लेकिन ये कहलाती बाइंडिंग है। तो तोड़ने के लिए एनर्जी को बाइंडिंग तो नहीं कहना चाहिए, बट थ्योरी में इसको बाइंडिंग ही कहते हैं। इनटू 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स, इसको बच्चों कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन बता देता हूं, उसको याद कर लेना, ये एग्जाम में आती है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस, एनर्जी required to split a nucleus into separate neutrons, separate nucleons, neutrons कह रहा हूं, nucleons। 12 N, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी बच्चों बाय डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस इनटू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। किसी भी न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी दोगे तो न्यूक्लियॉन बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बाय द वे सर, ये वही एनर्जी होगी ना जो बेसिकली एमिट भी हुई होगी जब आपने न्यूक्लियस को, देखें ये एनर्जी और ये एनर्जी एक्चुअली बराबर ही होते हैं, ठीक है। वो जो अभी हमने ऊपर एनर्जी प्रोडक्ट साइड पे लिखी थी ना, बात वही है ना, आप इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है ना, तो ये एनर्जी और वो एनर्जी जो रिलीज होती है ये बराबर ही होती है। यानी ऐसा वाइस वर्सा हो गया ना, कि जब न्यूक्लियस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब न्यूक्लियस को तोड़ना होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। सो ये एनर्जी आप चाहेंगे तो कैसे निकल सकती है? ये E इक्वल टू MC स्क्वायर से भी निकल सकती है एनर्जी। E इक्वल टू MC स्क्वायर में M क्या पुट करोगे? दोनों साइड्स का डिफरेंस, ठीक है। ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब दूसरा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अच्छा ये जरा ज्यादा इस्तेमाल होती है पर न्यूक्लियॉन। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को हम कहते हैं एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड पर न्यूक्लियॉन टू स्प्लिट। बाकी वही है, देखो, इट इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड पर न्यूक्लियॉन, रिक्वायर्ड पर न्यूक्लियॉन। बाकी आगे वही, टू स्प्लिट अ न्यूक्लियस into separate nucleons, ठीक है। तो सिंपल बाइंडिंग एनर्जी को आप न्यूक्लियॉन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल आएगी। अगर इसको कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालने के लिए इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द न्यूक्लियॉन नंबर। समझ गए ना कैसे? तो यहां तक लिख लिया, मैं अगली स्लाइड चला जाऊंगा। लिख लिया यहां तक तुम लोगों ने? या सो इसकी डेफिनेशन अगर आएगी बाइंडिंग, इसकी फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी
per nucleon is equal to binding energy divided by nucleon number. Divided by nucleon number. ठीक है। अच्छा सर, अब जरा मैं जो अगला जुमला बोल रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कंपेयर किया था, स्टेबिलिटी, अभी मैं आपको जरा स्टेबिलिटी के रेफरेंस को भी समझाता हूँ, या स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसेस की बात हो रही है। अगर किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को हम पढ़ते हैं ना, तो हम उसके लिए देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जो होता है ना बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन, इट गिव्स द स्टेबिलिटी, gives tells us about the stability, gives the stability of the nucleus. ये जितनी लार्जर वैल्यू होगी उतना हम कहते हैं न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। और जितना मैं आप देखिए, मैं आप लोगों को जरा एक्सप्लेन कर देता हूं क्या मतलब है इसका। gives the stability, larger the binding energy per nucleon, the more stable the nucleus is. इसका फर्दर मतलब ये है the lower the probability of it to undergo radioactive decay, यानी उसमें से रेडिएशन निकलने का जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो कम होती है। देखें फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जब रेडिएशन रेडियो एक्टिविटी सुनते हैं तो कौन सा न्यूक्लियस जहन में आता है? कार्बन 14 जहन में आता है। और डेली लाइफ के अंदर बड़ा हम सुनते हैं यार ये यूरेनियम सुनते होंगे, क्रिप्टॉन सुनते होंगे, आप लोगों को फौरन ना ये जहन में आते हैं यूरेनियम, क्रिप्टॉन, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कहलाते हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत रेयर सुना होगा आयरन में से रेडियो एक्टिविटी हुई, ठीक है, मैग्नीशियम में से हुई। या आमतौर पर इनमें से नहीं होती रेडियो एक्टिविटी। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि वो स्टेबल न्यूक्लियस होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। होते हो उनमें भी सकती है बट बहुत लो प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब हम कहते हैं ना गिव्स द स्टेबिलिटी, तो इसको मैं जरा फर्दर एलैबोरेट कर दूं। लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, द लेसर कहे द प्रोबेबिलिटी, the lesser the probability of nucleus to undergo radioactive decay. अच्छा, जब हम कहते हैं ना undergo radioactive decay, इसका मतलब है that is emit radiations, radioactive decay, that is emit radiations, emit radiations. समझ गए? हम लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में, जो मैंने आपसे कहा था सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है ना, उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसका एक कांस्टेंट होता है प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, कितना जो ज्यादा डीके करता है उसका एक अंदर एक कांस्टेंट होता है। तो ये भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज आल्सो वन वे टू डिटरमिन के कौन सा ज्यादा आसानी से डीके होगा, एमिशन करेगा, और कौन सा कम करेगा। अच्छा, इस पे एक लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, अक्सर लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर ये बाइंडिंग एनर्जी क्यों नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों, यानी जैसे सर बाइंडिंग एनर्जी होना चाहिए ना मेजर इसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों कहते हैं आप? अच्छा, उनका बेसिकली आर्ग्यूमेंट क्या है? वो ये कहते हैं सर देखें, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना इन अदर वर्ड उतना न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल है। जितना न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल है, जाहिर है इसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा उसका डीके होना के चांसेस कम है। ये कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लोगों को एक एग्जाम्पल की शक्ल में देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि इसकी इस लड़की की नौकरी लग गई और साथ की भी नौकरी लग गई। जी भाई, अबे भाई जिंदगी के मसाइल ही कुछ और हैं तुम्हारे यार। अच्छा चलें, इन दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी लग गई है, ठीक है। साथ की पर महीना 5 लाख रुपए की नौकरी लगी है, और मरियम की जो है ना लेट्स सपोज 2 लाख रुपए की नौकरी लग गई पर महीना। थिंक ऑफ दिस द सैलरी एज द बाइंडिंग एनर्जी। तो जाहिर है कोई भी आदमी on the scale of this would say कि साद is more stable and मरियम is less stable, ठीक। लेकिन एक और मसला है ना भाई, मसला ये है कि आप खाली उसकी तनख्वाह देख रहे हैं ना, अब उसके 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो हालत तो इसकी ऐसी है कि एक भी हो जाए बहुत है, लेकिन चलो, और इसका एक है। तो अब आप ये देखें ना, पर न्यूक्लियन पर बच्चा क्या वैल्यू हुई।
तो उसकी तनख्वाह तो 5 लाख है, बट डिवाइड बाय आप उसको जब डन कर देंगे तो जाहिर है वो 0.5 हो गए ना, 0.5 लाख, ठीक है। और अगर इसका है वो है तो 3, बट आप इसको जब डिवाइड बाय 1 करेंगे तो वो 3 रहेगा। तो बेसिकली पर बच्चा शी इज मोर स्टेबल, हम कहेंगे यार इसकी तनख्वाह पर किड यानी पर फैमिली जो है ना इसकी ज्यादा स्टेबल इनकम है, ठीक है। तो ये होता है फर्क। आप खाली बाइंडिंग एनर्जी को जब देखते हैं ना तो आपको लगता है ओवरऑल कितना ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए, बट हो सकता है एनर्जी तो ज्यादा चाहिए हो, बट उससे जो बनने वाले न्यूक्लियॉन्स हो लेट्स सपोज वो भी बहुत ज्यादा हो प्रोपोर्शनली, तो पर न्यूक्लियॉन जो एनर्जी निकलेगी ना वो इतनी नहीं होगी। लेकिन जिसके अंदर एनर्जी बेशक कम हो लेकिन उससे बनने वाले न्यूक्लियॉन प्रोपोर्शनली और भी कम हो, तो फिर जाहिर है पर न्यूक्लियॉन एनर्जी ज्यादा होगी। ये एग्जांपल्स आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। सो दैट्स हाउ वी से इट्स द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विच डिटरमिन द स्टेबिलिटी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जामिनर वन ऑफ द एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस टू गिव, वो आपको ये स्केच दे देता है, आप बल्कि आपसे कहता है, अक्सर में कभी दे भी देता है कभी कहता है कि आप स्केच करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगेंस्ट एटॉमिक मास। अच्छा, ये इसका होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और यहां पर होता है एटॉमिक मास या न्यूक्लियॉन नंबर, या जी एटॉमिक मास से न्यूक्लियॉन नंबर, सिंपल, या न्यूक्लियॉन नंबर। अच्छा, इसका एक ग्राफ आता है जो कि जाहिर है हमने उसका बेस्ट फिट कर्व बनाया हुआ है। सो इसका जो बेस्ट फिट कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आता है, इसकी पीक आती है और फिर ये नीचे आता है, ये सब बेस्ट फिट कर्व। जाहिर है इतना स्मूथ रेल ग्राफ नहीं होता, बेस्ट फिट कर्व। अच्छा, इसका जो पीक होती है वो आयरन 56 पे आती है। पीक इज एट 56 जो कि आयरन होता है, आयरन 56, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना आयरन का, देखो आइसोटोप्स और भी हो सकते हैं ना आयरन के, तो ये आयरन 56 वाला आइसोटोप है, थोड़ा सा जरा इसको ऐसे बना लें, ये आयरन 56 वाला आइसोटोप है, इस आयरन 56। तो कहा यह जाता है कि सबसे स्टेबल जो आइसोटोप है ना वो आयरन 56 आइसोटोप होता है, द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ ऑल आयरन 56। इससे आगे भी आप देखें बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है और इससे इधर भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। तो जो बहुत छोटे न्यूक्लियाई होते हैं लाइक हाइड्रोजन, वो भी बहुत लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाले होते हैं, और जो बड़े न्यूक्लियाई होते हैं लाइक यूरेनियम, क्रिप्टॉन, जिनके मास नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो भी बहुत लेस स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए छोटे वाले भी रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस में आप होते हुए देखेंगे लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन में, और जो बड़े वाले भी आप देखेंगे न्यूक्लियर प्रोसेसेस करते हैं लाइक न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। ये वाले फिजन करते हैं, ये वाले फ्यूजन करते हैं, वो अभी हम आगे जाके मैं ना फिर से ग्राफ आपको बताऊंगा फिजन और फ्यूजन जब एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया ये ग्राफ? तो ये ग्राफ आप लोगों को जो है ना वो समझना है, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लें, फिर इसके आगे मैं जरा इसकी कुछ कैलकुलेशंस कराता हूँ। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग। अच्छा, देखो इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन कैसा आता है, मैंने पास पेपर से ये एक क्वेश्चन इसका पार्ट कॉपी पेस्ट किया, एक्सट्रैक्ट ऑफ अ क्वेश्चन मैंने कॉपी पेस्ट किया है, मैं जरा इसको आपको सॉल्व करा देता हूँ। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल क्वेश्चन है, आपको प्रोटॉन का मास गिवन है, लेकिन ये जो प्रोटॉन का मास है ना ये इसने केजी में गिवन नहीं है, ये प्रोटॉन का मास इसमें यू में गिवन है। आपको यू याद है, यूनिफाइड मास? जिनको नहीं पता है मैं उनके जरा याददाश्त रिफ्रेश कर दूं, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों की याददाश्त का मुझे अंदाजा है। ये यू जो होता है ना, यू या 1U, इसको कहते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, प्रिसाइज वैल्यू होता है 1 पॉइंट से, हमारे सिर में 6 है वैसे 661 होती है, इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये जितने भी ऑल एटॉमिक मासेस दैट आर रिटन, हम लिखते हैं ना अभी जिस तरह हमने लिखा था, तो एग्जांपल अगर अभी हमने कहा था कि इसका जो एटॉमिक मास है वो है 2311, तो 23 एक्चुअली इसके मींस 23 मींस 23U, मींस 23U, इसका मतलब यह है कि 23 है, 23U है।
ठीक है। U का मतलब है कि अगर इसको kg में कन्वर्ट करना है तो आपको 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 1.66 into 10 पावर माइनस 27 से। तो ये पूरी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जितने भी एटॉमिक मासेस होते हैं ना, ये यूनिफाइड मासेस होते हैं, यानी इसका वो kg में नहीं होते। kg में लाना है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दैट इज, अगर इसको kg में लाना है तो 23 टाइम्स 1.66 into 10 पावर माइनस 27 kg। समझ में आया ये? अब देखो, ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि यू में आपको गिवन है। अब इधर आ जाएं, उसने कहा हुआ है सम मैसेज आर शोन इन फिगर 12.1। आपको प्रोटॉन का दिया हुआ है, आपको न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, और आपको एक एटम है, ठीक है, लैंथेनम, उसका न्यूक्लियस का आप लोगों को इसका यू मास दिया हुआ है। उसने कहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ लैंथेनम। सर बाइंडिंग एनर्जी के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप मास डिफेक्ट निकालें, उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई E=mc² में पुट कर दें। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट। इसका सॉल्यूशन देखो, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मास हमेशा ज्यादा होगा। तो जरा पहले मुझे बताओ इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स, लैंथेनम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं? सर पहले इसके प्रोटॉन है 57 और इसके न्यूट्रॉन है 141 माइनस 57, कितने आ गए ये? निकालो कैलकुलेटर से। सर पहले मुझे इसका तो आंसर बताएं, पता नहीं मैंने निकाला नहीं, अभी देख लेता हूँ कितने हैं। 84। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे 57 U। अच्छा ये प्रोटॉन वाला यू होगा, 57 प्रोटॉन्स है ना, एक सेकेंड में इनका मास, तो 57 मल्टीप्लाइड बाय इसका एक प्रोटॉन का जो मास है वो है 1.007 प्लस 84 एक प्रोटॉन का है 1.009, ठीक है, माइनस इसका कितना है टोटल, 141 है ना टोटल, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब उधर दिया हुआ है 141 की जगह उसने एग्जैक्ट दिया हुआ है ना आपको 140.99, बस उसको तो जरूरत ही नहीं है ना, वो तो पूरा दिया हुआ है आपको। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले मुझे अलग से निकालने थे ना। हाँ हाँ यू है, सारे यू में ही है, वो भी यू में ही है सर, वो भी यू ही है ना, उसकी वैल्यू भी, ठीक है। सो आपका जो टोटल आंसर आएगा ना यू में ही आएगा। पहले आपको इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताएं जल्दी से, बहुत छोटा आएगा लेकिन आएगा यू में ही। 1 पॉइंट कंफर्म कर लें एक दफा, आमतौर पे बहुत छोटा आंसर आता है ये। हाँ 0.845, मैं यही था 0.845 यू। अच्छा ये यू है, ये अभी आपका आंसर है ना, किलोग्राम में नहीं निकला है क्योंकि वो दोनों अभी यू में लाया हूं मैं। यही है कंफर्म। बेटा तुम जो है ना ये सही गेम करती हो, एक दफा डिसाइड कर लें आंसर क्या है। 1.24 व्हाट, 244, क्योंकि इसके अंदर ना जरा सा भी चेंज बहुत बड़ा चेंज ले आता फाइनल आंसर में। ठीक है सर ये आ गया। अब मुझे एनर्जी निकालनी है, सो E=mc²। अब जरा देखिएगा सर, अब जो मास है ना भाई ये यू में है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा जूल्स में। सो यानी क्योंकि एनर्जी मेरी जूल में है ना, तो इसको किलोग्राम में, जूल में नहीं किलोग्राम में, तो 1.244 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27, ये आपका मास हो गया, मल्टीप्लाई बाय c² 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। E=mc²। बताओ कितनी आ रही है। अच्छा मैं आपको इसका दूसरे यूनिट्स में भी ले जाऊंगा, क्योंकि आमतौर पे रेडियो एक्टिविटी में जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इस्तेमाल होता है। पहले मुझे इसका आंसर बताइए कैलकुलेट करके, कितना 1.86 इंटू 10 पावर -10 जूल्स। ये जो आंसर आएगा, ये आंसर आपका जूल्स में आएगा। अच्छा यार, मैं इधर लाल लिख रहा हूँ तो आप पर्पल रहा है, कलर बदल गया भाई। 1.86 इंटू 10 पावर -10 जूल। सबको क्लियर हुआ है कैसे निकला? अच्छा, अगर एग्जामिनर कहेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर करो इसका, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर कैसे करोगे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा आपको पता है ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल्स के बराबर होता है। आई एम श्योर मैंने पहले बताया होगा, अगर नहीं बताया तो फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर -16 जूल्स के बराबर होता है। तो आमतौर पे ना इसके आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर क्या होगा? क्या करें, जो आपके पास एनर्जी आई है जूल में, उसको 1.6 इंटू 10 पावर -10 जूल आया था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करूं? तो डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, ये बता दें। अल्लाह अकबर। ये A2 के बच्चों का ये हाल है कि उनको ये नहीं पता कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है। अगर जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आना है तो डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये आंसर हमारा क्या था? 1.86, सॉरी ये 1.86 था। तो 1.6 इसको 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आ रहा है? पहले आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए करते हैं क्योंकि यूनिट छोटा होता है ना, तो वैल्यू बड़ी हो जाती है। 1.10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एग्जामिनर पूछे, जो अक्सर पूछता है क्वेश्चंस में, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलें, अब एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आमतौर पे ना हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप करें, एक स्टेप हो ना वो पहले करवा लेते हैं, बड़ा कॉमन पार्ट है इसका। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इक्विवेलेंट टू 1 U। इसका मतलब अगर मास में चेंज 1 U का है, तो एनर्जी जो रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो कितनी होगी? इससे पता है फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है अगर हम 1 U का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना, तो जितना भी मास का चेंज आएगा ना, बस उसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें फिर पूरा इक्वल टू mc स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पहले जरा इसको सीख लो, ये कैसे होगा। सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सोल्यूशन एक दफा इसको निकाल के रख लो जरा। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, बस यहाँ मास की जगह 1 U पुट कर दोगे। और 1 U क्या होता है? 1 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -27। अच्छा, एक काम करना, 661 कर देना ताकि जरा आंसर मेरा और एक्यूरेट आ जाए। 661 इंटू 10 पावर -27 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। अच्छा, जरा इससे मुझे 1.661, इससे मुझे तुम आंसर बताओ, ये जूल्स में आएगा, फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जी बोलिए। 49 इंटू 10 पावर -10 जूल्स, ये आ गई। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरा बताओ ये कितनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.49 इंटू 10 पावर -10 को डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19। और तो इसको जरा 9.3
इंटू 10 पावर 8, एग्जैक्ट 9.3 है 1, हाँ 9.31 इंटू 10 पावर 8, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी तो ये कितनी होगी? तो 931.5 हो गया ना। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये अब पता है हमें फायदा क्या होगा। अब अगर ये मुझे पता हो ना, ये मेरा आंसर है 9.31 इंटू 10 पावर 8 या दिस। तो अब जो पीछे सवाल था ना, तो मैंने क्या किया था, अब ये वाला क्वेश्चन था यहाँ तक, तो मैंने ये u निकाल लिया था, इतने u का डिफरेंस। अब मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 9.31 इंटू 10 पावर 8 से, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एनर्जी रिलीज का, क्योंकि हमने एक u का निकाल लिया ना। तो अगर एक u का इतना है 9.31 इंटू 10 पावर 8, तो इतने u का डिफरेंस कितना होगा। तो अक्सर वो क्या करता है, क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट के अंदर ना आपसे ये निकलवा लेता है। तो ये सवाल करता है, फर्स्ट पार्ट होता है कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 U, तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ बात वही है, लेकिन उसके बाद 3-4 पार्ट्स अगर आगे होंगे ना, तो फिर हर दफा तुम्हें E इक्वल टू MC स्क्वायर नहीं पुट करना पड़ेगा। फिर अगर अगला क्वेश्चन आएगा ना, उसके अंदर तुम ये मास डिफेक्ट निकालोगी और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगी इसको 9 पॉइंट इतने, जो 9.31 इंटू 10 पावर 8 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करती है। आ गया सन में ये? ठीक है, अच्छा एक चीज और करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं करो यार, अभी जल्दी ऑफ करने का हमारे पास बेटा टाइम ही नहीं है। इस सिलेबस की कवरेज जो है ना, वो हमें ऐसी इजाजत नहीं दे रही जल्दी ऑफ करने की। ठीक है, आप ही लोग रोएंगे बाद में, मेरा कुछ नहीं। आप कहेंगे सर सिलेबस देर से पासे पर नहीं कराया आपने, ये आप ही लोग एंड में रोएंगे, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। जी रखेंगे, रखना है, उसको भी रखना है। अच्छा बच्चों, अब इसका ये एक एग्जांपल है, रखनी ऑनलाइन क्लास भी रखनी है मुझे। असल में आजकल एएस का भी इतना है ना, A2 का सिलेबस तो खत्म हो जाता है, एएस का अजाब हो जाता है सर कराना। अच्छा चलो, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दीजिए। द मास डिफेक्ट फॉर अ रिएक्शन, अभी रिएक्शन पे भी हम जाते हैं, इज इतने U। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स इक्विवेलेंट टू दिस। अब देखो इसको तुम डायरेक्ट करो, इस वाले को अगर मुझे जूल में निकालना है ना, तो मैंने अभी इसीलिए ये पार्ट ले लिया। तो आप कहेंगे जो एनर्जी इक्विवेलेंट है, एनर्जी इज इक्वल टू, अब ये है 0.223 U है ना, तो अभी हमने पीछे निकाल लिया एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1U, हमने जूल में निकाला था। देखो तीनों में निकाल लिया ना, जूल में भी निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल लिया। तो 1.49 इंटू 10 पावर माइनस 10 है, तो तुम डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 1.49 इंटू 10 पावर कितना था -10। आंसर बता दो कितना आ रहा है? 3.3 10 की पावर, बस ये आंसर आ गया। अगर इस तरह नहीं करना तो फिर आप पहले E इक्वल टू MC स्क्वायर में पुट करें, U को किलोग्राम में लेकर जाएं, वहां से भी वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका इसका यही है, आप डायरेक्ट वो पूरा पुट करें, या मैंने आपसे कहा और E इक्वल टू MC स्क्वायर वेयर 0.223 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। वही आंसर आएगा, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है, वो राउंड ऑफ एरर होता है, वो इससे भी वही आ जाएगा। ठीक है, जरा आंसर अलग आना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमने उसी वैल्यू को यूज किया था। क्लियर हुआ तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट? ठीक है बेटा, मैंने अभी पीछे वाले पार्ट में इन द प्रीवियस, रिमेंबर आई कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू 1U। सो मैंने एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1U ऑलरेडी निकाल लिया है ना, ये वाला इन जूल्स। इट मींस व्हेनेवर mass of 1U changes, this is the amount of energy is released, this amount of energy is released। तो अब whatever U का मेरे पास है, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है the mass defect for a reaction is इतने U, so calculate the energy। तो इतना U है, 1U की एनर्जी इतनी है, तो जितने U का भी चेंज आएगा मल्टीप्लाई बाय 1U की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दोगी, तो तुम्हें टोटल एनर्जी चेंज मिल जाएगा।
एक सेकेंड बोलो। नहीं, ये तो मैं से बता रहा हूँ, इतने यू है ना, आप यू को आप मल्टीप्लिकेशन में शामिल नहीं करेंगे, जस्ट टेलिंग यू कि इतने यू है, ये मास, ये यूनिफाइड मास है, इतना यू का मास है, मल्टीप्लाई बाय एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 यू। ठीक है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 यू, तो फिर ये तुम्हारा आंसर आ गया। हाँ बोलो। नहीं सर, फिक्स होती है हर एक की, क्योंकि 1 यू की मास फिक्स्ड है ना। मास ऑफ 1 यू इज 1.66 into 10 power minus 27। 1 यू स्टैंडर्ड है, तो जब भी आप U लिखते हैं ना, 1 U इज अ स्टैंडर्ड मास फॉर एवरी सब्सटेंस, 1 U इज 1.6। दोनों का जो डिफरेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ U, बस उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर जूल में निकालना है। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से। अगर वो कहे इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.31 into 10 power 8 से। ठीक है, वो तो यूनिट का होगा। ठीक है, अभी ब्रेक लें या 10 मिनट पढ़ने के बाद ब्रेक लें? और सर वो नहीं हो सकता, आप आगे बोलें। यानी और जल्दी का मतलब फिर यही होगा कि मैं फिर आपको 350 तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। चलो एक सेकेंड, चले अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट and energy released in nuclear processes या nuclear reactions। in nuclear reactions या processes। अच्छा, reactions को processes भी कहते हैं। अब इसमें ये जो पूरी अभी आपने लर्निंग किया ना, बेसिकली उसको इस पॉइंट पे ले जाना था कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ये मास डिफेक्ट का क्या रोल है। देखो बेसिकली अब तुम लोगों को लॉजिकली समझ में आ गया एनर्जी रिलीज होती क्यों है। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सिलेबस की मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। उसने आपको एक सिलेबस में कहा हुआ है कि कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन ले लें, एग्जांपल दिस वन। ठीक है, एग्जांपल अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आपको गिवन है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फॉर्म करें। देखो इसमें एक तो अनलाइक केमिस्ट्री, इनको रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं कहना चाहिए, इनको पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई कहना चाहिए। द बेटर वर्ड इज, ये कहलाते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो प्रोडक्ट साइड पे होते हैं उनको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। वैसे आदतन ना मैं भी इनको अभी तक, यानी मेरे मुंह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकल जाता है, सो जाहिर है वो केमिस्ट्री के पढ़ाने की वजह से भी ये मेरे अंदर ये टेंडेंसी है। लेकिन मैंने आपको लिख इसलिए दिया था कि अगर मैं कभी आगे जाके प्रोडक्ट रिएक्टेंट कह दूं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा सर, अब इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है हर रेडियोएक्टिव प्रोसेस में। देयर इज एन एनर्जी व्हिच इज रिलीज, सारे रेडियोएक्टिव प्रोसेस है तो एनर्जी रिलीज होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि एक रेडियोएक्टिव प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो? वो इसलिए होता है कि जो डॉटर न्यूक्लिया है ना, उनका मास कम होता है और जो पेरेंट न्यूक्लिया का मास ज्यादा होता है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। वो ऐसा इसलिए होता है कि पहले किसी रेडियोएक्टिव प्रोसेस में ना, जो पेरेंट न्यूक्लिया है ना, पहले वो टूट के सेपरेट न्यूक्लियॉन्स बनते हैं। यानी समझो नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है ना, तो पहले इसका न्यूक्लियस टूटेगा। ठीक है, इस तरह हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस टूटेगा, पहले टूटता है। इसको थिंक ऑफ लाइक, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, थिंक ऑफ इट लाइक पहले रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूट गए, उसके बाद ये रीअरेंज होते हैं नए न्यूक्लियस में। अब ये सारे न्यूट्रॉन अब रीअरेंज होते हैं, जब ये रीअरेंज होते हैं तो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है, पहले ये टूट के अनबाइंड होते हैं, फिर ये रीबाइंड होते हैं। रीबाइंड का मतलब है एक नए न्यूक्लियस में जुड़ते हैं। अब जब ये नए न्यूक्लियस में जुड़ते हैं ना, तो याद रखो ये ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है ना, पेरेंट की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल बाइंडिंग, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ना पेरेंट की, मैं अभी जरा आपको बता दूं, इनकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है दोनों की, टोटल मिला के टोटल बाइंडिंग एनर्जी है
वो इनकी कम होती है कंपेयर टू इनकी जो टोटल डॉटर की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है उससे। अच्छा देखो ये तो फैक्ट है, हमेशा हर न्यूक्लियर प्रोसेस में ऐसा ही होगा। और ये जो एनर्जी रिलीज है ना, यहां से ये जो एनर्जी रिलीज है सर वो इनके डिफरेंस के बराबर भी होती है। तो एनर्जी रिलीज, आप मुझे कहेंगे सर एनर्जी जो रिलीज हुई है वो किसके बराबर है? वो बराबर है टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर माइनस ऑफ ये डॉटर न्यूक्लियर माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। मैं आपको भी फर्क बताता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर क्यों होता है एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तरीका इसको निकालने का, ये एक तरीका हो गया, ये ज्यादा कॉमन है, ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा एक और तरीका भी है इसका निकालने का, वही mc स्क्वायर। इसमें दूसरा फैक्ट भी सुन लो, पहले दोनों फैक्ट बता दूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ हो क्या रहा है। दूसरा फैक्ट ये है कि जब आप इनका मास कंपेयर करेंगे ना, तो जो इनका मास है पेरेंट न्यूक्लियर का मास। अच्छा जरा एक मिनट रुकना, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, अच्छा चलें। दूसरा फैक्ट ये है, सेकंड फैक्ट देखो ऑल्सो। अच्छा ये ऑल्सो कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि कोई ऐसा होगा ऐसा होगा, दोनों ही फैक्ट करेक्ट है अपनी जगह। ऑल्सो इसका जो पेरेंट न्यूक्लियर का जो टोटल मास होगा, यहाँ पे इसका जो टोटल मास होगा वो क्या ख्याल है आपका, ज्यादा होगा या कम होगा? सर देखे ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एनर्जी रिलीज है, तो आपके ख्याल में किसका मास ज्यादा होना चाहिए? पेरेंट का। इसका मास ग्रेटर होगा देन इसका टोटल मास। ठीक है, तो ये तो एनर्जी रिलीज निकालने का दूसरा वही अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू वही mc स्क्वायर वेयर m इज द डिफरेंस, वही डिफरेंस इन मास या मास इफेक्ट, डिफरेंस इन मास या मास इफेक्ट। मास डिफेक्ट दोनों से आंसर सेम आएगा। अब ये क्वेश्चन का तुम्हें डाटा देखना होगा कि तुम्हें मास दिया हुआ है क्वेश्चन में या तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है। अगर तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी दी हुई होगी तो तुम उसका डाटा यूज करोगे। मैं दोनों के एक एक एग्जांपल अभी तुम्हें पास पेपर से करा देता हूँ। और अगर तुम्हें मासेस दिए हुए होंगे तो उनका डिफरेंस निकाल के फिर इसमें पुट करोगे। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के डाटा पे आपको क्या दिया हुआ है। अच्छा पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया सर ये हो क्यों रहा है? कौन मुझे लॉजिकली समझा सकता है ये बात? देखिए मास वाला तो आसान है, होता क्या है वंस अगेन वही, जो पेरेंट न्यूक्लियस होते हैं ना उनका मास जो है वो ज्यादा होता है। जब वो डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होते हैं ना तो उनका मास कम इसलिए होता है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड होते हैं ना। जब स्ट्रांगली बाइंड होता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा केमिस्ट्री वालों के बात आसानी समझ में आ जाएगी, जिन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी वो थोड़ा सा उनको ट्रिकी लगता है, लेकिन चलो मैं इसको यूं समझा देता हूँ। क्योंकि प्रोडक्ट का या डॉटर न्यूक्लियर का मास कम है तो वो जो मास है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। ठीक है, तो वो जो मास में कमी आती है ना वो इसलिए आती है क्योंकि कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो वो एनर्जी आप ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन से जो एनर्जी आती है वो ऐसी होती है कि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक, अच्छा इसको भी जरा समझा दूं इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं ना उनको हवाले से एक बात बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। आपने कभी सोचा है कि लेस क्यों अब्सॉर्ब होती है? क्योंकि जो टूटने वाले बॉन्ड्स होते हैं, जो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना वो वीक होते हैं, तो आप कम एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और उनको तोड़ देते हैं। लेकिन जब नए बॉन्ड बनते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। तो जब वो स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं ना तो वो जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं। तो आप एब्जॉर्ब जब कम करेंगे और रिलीज ज्यादा करेंगे तो ओवरऑल हम यही कहेंगे ना कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसमें भी देखो क्या होता है, इस फिर रिपीट कर रहा हूँ,
ये जो नाइट्रोजन और हीलियम के अंदर के न्यूक्लियस है ना, पहले कुछ एनर्जी तो आपको देनी पड़ती है। वो एनर्जी क्या करेगी, उनको तोड़ेगी। किसमें तोड़ेगी? इनटू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग 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 हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे तुमने 1000 जूल एनर्जी दी, 1000 जूल एनर्जी देके, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी एनर्जी चाहिए नहीं होती, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे वो अलग अलग हो गए। अब ये अलग अलग होने के बाद ना रीग्रुप होंगे, जुड़ेंगे। अब जुड़ के वो नए न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे। अब जब वो नए न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं ना, तो वो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। याद रखो, व्हेनेवर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करते हैं ना, तो याद रखो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं। बिल्कुल जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं। इसी तरह जब ये डॉटर न्यूक्लियाई बनता है, सो द सेम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अच्छा न्यूट्रॉन प्रोटॉन और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे काउंट कर लें, बिल्कुल बराबर आएंगे। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें पूरा रिएक्टेंट साइड पे कितने प्रोटॉन है, 9। उधर भी आप देखें 8 + 1 9। आप उसके न्यूट्रॉन भी निकाल लें, दोनों तरफ बराबर आएंगे। लेकिन वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब डॉटर के अंदर जाते हैं ना, स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। जब वो स्ट्रांगली बाइंड करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं, मोर एनर्जी रिलीज। तो वो एनर्जी ये है। ठीक है, इसीलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आती है डॉटर न्यूक्लियाई की। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो अब इसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ पास पेपर से, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे निकालते हैं। पहले तो एक बाइंडिंग एनर्जी का सवाल कराता हूँ, फिर मैं आपको, चलें इसका सवाल देखते हैं। अच्छा, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अभी मैंने एक सवाल इसका देखा ही था, या दिस वन। चलो इसको देखते हैं जरा सवाल को। इसमें चलो मैं इस सवाल को जरा कॉपी पेस्ट करके, ये एक चलो देखो भाई, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। उसने आपको कहा हुआ है आइसोटोप polonium is a radioactive and decays to form lead. The nuclear equation for the decay is given. Data for the nuclear masses, या आपको डाटा न्यूक्लियर मासेस का गिवन है। इसके आपसे कहा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। ठीक है, क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज। अच्छा, जब तक कुछ लिखा हुआ ना हो ना, तो आप जूल्स में कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जूल्स इज ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट इज जूल्स, तो आप जूल्स के अंदर कैलकुलेट कर लें। सर डाटा देख के मुझे पता चल रहा है कि मैं E=mc² लगाऊंगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो गिवन ही नहीं है ना। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी का डाटा होता ना, तो या तो बाइंडिंग एनर्जी होती या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती, दोनों में से कोई एक गिवन होती। ठीक है, तो यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है आप कौन सा लगाएंगे, आप mc²। तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा m। E=mc² में पहले आपको निकालना पड़ेगा m कैसे निकलेगा? सेम तरीका मैंने अभी आपको बताया। किसका ज्यादा मास होना चाहिए? पेरेंट का। पेरेंट का में से आप इनके मासेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे डॉटर न्यूक्लियाई के, तो फिर आप लोगों को ये मिलेगा। सो जरा इसको देख लेते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो E=mc²। E=mc²। अच्छा, मास, पेरेंट का मास देखिए कितना है यहाँ पर, इसका 208। ठीक है, लेकिन 208 तो इसका वो है ना, बेसिकली एटॉमिक मास है। इसका जो रियल मास है आपको नीचे गिवन है, वो अलग से ये गिवन है ना, 207.98124। अच्छा, इसके आप डेसिमल प्लेस से देखें, इतनी ज्यादा इसलिए एक्यूरेसी के लिए। सो आप इसको कहेंगे टू, ये पेरेंट का 207.98124 माइनस इसका कितना है जी, दोनों का आपके पास, अच्छा दोनों का एक एक ही है ना? हाँ, एक एक ही है। लेड का कितना है भाई मेरे पास? 203.9
73043 प्लस हीलियम का कितना है 4.002 603 सही रखा है ना मैंने। अच्छा ये पूरा U है, ये U याद रखिएगा, क्योंकि वो भी U में है, ये भी U में है, तो इसका आंसर जो है ना वो U में आएगा, U। ठीक है, आंसर सबट्रैक्ट करके बताइए। U मल्टीप्लाइड बाय 3.0 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। अच्छा आपने U की वैल्यू भी फिर पुट करनी है, आप पहले दोनों को सबट्रैक्ट करके फिर U की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो अभी आंसर आया ना आपका, ये आया है U, ये इंटू U भी आएगा। नहीं इसमें जरूरत नहीं है ना, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़ी है ये। पहले तो इसका मास हमें गिवन है ना, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, तो इसका मास पोलोनियम का मास 207.981 ये पूरा है ना इसका, माइनस हीलियम का और उनका सम। लेकिन ये आंसर यू में आएगा तुम्हारा भी, पहले इसका दोनों को सबट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो पहले मल्टीप्लाई बाय यू भी होगा पहले। अच्छा पहले काम करें, मुझे इन दोनों को पहले माइनस करके बताएं कितना आ रहा है, अभी यू को छोड़ दें, पहले आप 207 में से इन दोनों का सम माइनस करें, मुझे बताएं कितना आ रहा है। या सो आप कहेंगे E इज इक्वल टू 5.599 यू है ये, ठीक है। हाँ 10 इंटू 10 पावर -3 पक्का यही आ रहा है, ये U है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3.0 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। अब तुम चाहो तो U की वैल्यू डाल दो, तो अब तुम कहोगे 5.599 इंटू 10 पावर, अगली स्लाइड पे कर देता हूँ, बहुत कुछ मिस हो जाएगा। अच्छा पहले यहाँ तक समझ में आया, फिर अगला 5 पॉइंट, तो E इज इक्वल टू 5 क्या था बेटा, वापस बताना, 5.599 इंटू U की वैल्यू 1.66 इंटू 10 पावर -27 इंटू 3.0 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। ऐसा में आप तो पहले आपने U का डिफरेंस निकाल लिया, फिर U से मल्टीप्लाई किया, फिर इसे कर लिया, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। बताइए क्या आ रहा है, 8 पॉइंट, बस जूल्स। क्लियर हुआ ये? एक बाइंडिंग एनर्जी का भी क्वेश्चन करा दूं आपको, फिर आपको ये दोनों तो चल जाएंगे। इसमें कोई सवाल किसी का नहीं है? क्लियर है? चलो घड़ी गौर गौर, चलो भाई देखो, अब क्वेश्चन ये है कि एक a nuclear reaction which may in the future be used for generation of energy is, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, हम इसके बाद पढ़ेंगे फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की एक टाइप है, ठीक है, फ्यूजन और फिजन इज फ्यूजन, वन ऑफ द फ्यूजन्स। अच्छा भारत, अभी फिलहाल तो मेरा फोकस एनर्जी कैलकुलेशन पर है। द डाटा फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर सम ऑफ द न्यूक्लियाई आर गिवन, तो हमारे पास यहाँ पे ड्यूट्रियम ये हाइड्रोजन का 2 वाला आइसोटोप होता है, ट्रीट्रियम दूसरा वाला, और हीलियम ये आपको गिवन है, और एक एक्स लिखा हुआ है इसके अंदर, पार्टिकल एक्स। अच्छा ये मैंने एग्जैक्टली पास पेपर का क्वेश्चन कोट किया हुआ है, व्हाट इज पार्टिकल एक्स, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स, और फिर तीसरा है एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। ये तीनों निकालने हैं। पहले तो एक्स क्या है, प्रोटॉन है, ये कैसे पता चलेगा तुम्हें कि ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है सर। ये आपको पहले लेफ्ट साइड के न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालने पड़ेंगे, राइट साइड के न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकालने पड़ेंगे, जो डिफरेंस होगा वो ये होगा, ठीक है। सो जरा पहले चेक कर लेते हैं दोनों की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं, तो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है पहले पार्ट का वो है हाइड्रोजन, ये है 2 1,
प्लस 3 1 गिव्स हीलियम क्या था, हीलियम 4 2 प्लस एक्स। अब आप देखें सर इसके टोटल प्रोटॉन्स हैं 1 + 1 2, और यहाँ पर जो टोटल न्यूट्रॉन्स हैं ज़ाहिर है वो 2 - 1 + 2 - 1, तो वो भी 3 - 1 3 - 1, तो टोटल न्यूट्रॉन इसके कितने हो गए 3। ठीक है, लेफ्ट साइड के न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब उधर आइए, इस वाले के जो प्रोटॉन्स हैं ज़ाहिर है वो हैं 2, तो प्रोटॉन तो इनके दोनों के बैलेंस हैं, लेकिन अगर आप इसके न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ज़ाहिर है 4 - 2 वुड बी 2, इसका मतलब है 1 लेस, तो इसका मतलब दिस हैज टू बी 1 न्यूट्रॉन, सो x इज अ न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा न्यूट्रॉन का बाय द वे सिंबल होता है 1 0, जिनको नहीं पता न्यूट्रॉन को ऐसे बनाते हैं 1 0। ओके, न्यूट्रॉन। अब उसने दूसरा सवाल क्या हुआ है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी न्यूट्रॉन की, x, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x यानी न्यूट्रॉन। इसका जवाब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 0। शाबाश, क्यों? वेरी गुड। एनी पार्टिकल विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है। सर बाइंडिंग एनर्जी तब होगी जब वो न्यूक्लियस का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नेक्स्ट वाले का है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, इज 0। इसका नोट, एनी पार्टिकल आउटसाइड द न्यूक्लियस, सेपरेट न्यूक्लियन। ठीक है, सो याद रखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज 0। नोट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेपरेट, अलग अलग हुए हुए जो होते हैं ना सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, जिनको नहीं पता सेपरेट न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नॉट इन द न्यूक्लियस, जो नॉट इन न्यूक्लियस हैं इज 0। ये क्लियर हो गया? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इज 0। अब लास्ट पार्ट जी, हाँ प्रोटॉन पे, एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस पे अप्लाई होगा, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन कुछ भी हो। अब लास्ट पार्ट ये आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे, एनर्जी रिलीज। अभी एनर्जी रिलीज का मैंने तुम्हें जो पहला फॉर्मूला लिखवाया था वो था, देखें यहाँ पर एनर्जी रिलीज के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें अब इससे निकालेंगे आप, लेकिन मुझे टेबल में बाइंडिंग एनर्जी तो नहीं गिवन, मुझे टेबल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है। सर पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की मदद से बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सिंपल कैसे? मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर ये था ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो अगर मैं उसको न्यूक्लियॉन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी भी उनके, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और न्यूक्लियॉन नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो पहले हम जरा इनकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पहले जरा निकाल लो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम। कैसे निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रियम? सर उसके अंदर आपके पास 2 न्यूक्लियॉन्स है ना, तो 1.7813, अच्छा इनटू 10⁻⁻13 का नाम मत भूलना क्योंकि यहाँ ऊपर वो है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा तो ये इसकी आ जाएगी। तो चले मैं इसको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले जरा मैं अभी तो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, तो ये होगा ट्वाइस इनटू कितनी है 1.7813, तो आंसर बता दो। अच्छा इसकी कितनी है 4.5285। बेटा तुम सारे एंटरटेनमेंट के चक्कर में पड़ दो, मैंने ये सवाल दिया हुआ है करने के लिए।
जरा क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं। और तीसरा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। $11.3290। आंसर बताते जाएं। पहले वाले का 3.56 माइनस इसका -12, लास्ट वाले का 4.53 -12। यह आ गया। अब मैं ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा एनर्जी रिलीज का, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट। करें और आंसर मुझे निकाल के बताएं आप सब लोग। तो बेटा अब खुद अपना बता दो, अशर से पूछना बंद कर दो। सो यहाँ पर जो डॉटर न्यूक्लिया है वो कौन से हैं उसके अंदर? उसमें हीलियम, ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी या सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड दोनों का 3। ठीक है सर, चलें अब मुझे जरा बता दें उसकी हमने कितनी निकाली है। 4.53 इंटू 10⁻⁻12 माइनस सम ऑफ 3.56 इंटू 10⁻13 प्लस 1.36 इंटू 10⁻12। बताओ भाई दोनों का डिफरेंस। 2.81। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? जाओ छुट्टी करो।